आज जो अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समाकलन, डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों, समाकलन के बारे में हम पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि आखिर समाकलन क्यों है और क्या चीज़ है। तो दोस्तों, समाकलन जो बेसिकली है वो अपन को एरिया अंडर कर्व देता है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई कर्व है, उसके अंडर जो एरिया बनेगा उसकी वैल्यू समाकलन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन बना होगा, सर अपन ये एरिया अंडर कर्व क्यों ज्ञात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने छोटी कक्षाओं में और या आपको पता होगा, आपने बहुत सारी शेप्स होती है, अपने सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, उनके एरिया आपने फाइंड किए होंगे। पर दोस्तों, जब अपने दैनिक जीवन में या अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में ऐसे परफेक्ट शेप आपको नहीं मिलेंगे। आपको शेप मिलेंगे ऐसे या ऐसे शेप हो गए, मतलब कहने का मतलब है आपको परफेक्ट शेप नहीं मिलेंगे। तो उसका एरिया निकालने के लिए अपन समाकलन का यूज़ करते हैं, या यूँ कहे कि किसी अनपरफेक्ट शेप या इरेगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए समाकलन का यूज़ आता है अपनी डेली लाइफ में। और दूसरी तरफ इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? वो कॉन्सेप्ट आया है एरिया अंडर कर्व। कोई भी वक्र रेखा या कर्व्ड रेखा के अंडर जितना भी एरिया आता है, उसके अंडर का एरिया अगर अपन ने निकाल लिया तो अपन आराम से किसी भी इरेगुलर शेप, असामान्य शेप जो होती है, उसमें आप देख सकते हैं असामान्य शेप में ये सारे कर्व्ड रहते हैं, और कर्व्ड के अंडर के एरिया अगर अपन ने फाइंड कर लिए, कर्व्ड के अंडर के एरिया अपन ने फाइंड कर लिए, तो अपन पूरे इस इरेगुलर शेप का एरिया अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक एप्लीकेशन है जो मैं समझ सकता हूँ आप समझ चुके होंगे। या यूँ कहें कि जो भी इरेगुलर शेप होते हैं उसके अंडर अगर अपन इन इरेगुलर शेप्स को निकाल दें, इस शेप्स को निकाल दें अपन, जो अपने कर्व्ड शेप्स से, इन शेप्स को निकाल के कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इसकी बेसिक एप्लीकेशन समझ चुके होंगे। अब अपन इस मतलब समाकलन के द्वारा इरेगुलर शेप्स या यूँ कहे एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं वो चीज़ अपन समझते हैं। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए, इस एरिया अंडर कर्व को निकालने के लिए हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाते हैं या मान लेते हैं या डिफाइन करते हैं। ये यहाँ तक फैली हुई है, यहाँ तक पूरी स्ट्रिप्स बना लेते हैं अपन समान विड्थ की, जिनकी चौड़ाइयाँ समान है, समान चौड़ाई की स्ट्रिप्स एन स्ट्रिप मान लेते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, इन स्ट्रिप्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। इन स्ट्रिप का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये स्ट्रिप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये स्ट्रिप क्या है? एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होते हैं। इसकी लंबाई मान लो y1 है और इसकी विड्थ dx है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी स्ट्रिप्स है उनका एक वेरिएबल का है या विड्थ का है, वो फिक्स है, सबकी dx है, यहाँ तक सबकी dx है। बस इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, इसकी y1 है, y2 है, इनकी सारी लेंथ अलग अलग है। तो अपन क्या करेंगे, सारी स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले की स्ट्रिप y1 इंटू डी एक्स, ये एरिया हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई पहली स्ट्रिप का। इसी प्रकार दूसरी स्ट्रिप का, इसकी मान लो y2 है। इसी प्रकार तीसरी स्ट्रिप का मान लो इसकी y3 है, dx। तो अगर अपन ऐसे निकाल लेंगे तो पूरा एरिया अंडर कर्व अपने पास आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये अपना समाकलन हो जाएगा। तो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं अपन हमेशा समाकलन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं y डॉट dx अधिकतर, और इसकी वैल्यू जब आती है तब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट c जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो c कांस्टेंट है, यहाँ पर अपन क्यों जोड़ते हैं, बस उसी का ही अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, जो ये c है एक नियतांक है, और ये नियतांक क्या करता है, जो अपन एरिया निकालते हैं उसमें हल्की सी एक वृद्धि करता है। और ये नियतांक की आवश्यकता अपन को क्यों पड़ी है, अपन ने ये ग्राफ देखा था, वहाँ पे एक कर्व निकाला था, उसमें अपन ने वो स्ट्रिप निकाली थी और इसका एरिया कैलकुलेट किया था। तो दोस्तों, अपन जब देखते हैं ये जो स्ट्रिप्स है सारी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अपन तो परफेक्ट स्क्वायर मान के ही कैलकुलेट करते हैं इनको, इनकी लेंथ y मानकर और स्मॉल विड्थ dx मान के y डॉट dx लिखते हैं। लेकिन ये परफेक्ट नहीं होती है, इसमें भी थोड़ा बहुत एरिया बच जाता है।
थोड़ा बहुत एरिया ऐसे यहाँ पर बच जाता है, ये एरिया बच जाता है, ये एरिया बच जाता है, ये ऐसे एरिया बच जाता है। तो दोस्तों ये एरिया जो रेजिडुअल एरिया होता है, लेकिन अपन को रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है, इसलिए अपन इसको सी ऐड कर देते हैं। और ये सी जो एक नियतांक, एक कांस्टेंट है, ये बहुत ही माइन्यूट होता है। आज का टॉपिक लेते हैं समाकलन और अवकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन क्या है। तो दोस्तों ये अपना इंटीग्रेशन अपन ले लेते हैं। जो अपना इंटीग्रेशन का सिंबल होता है y डॉट डी एक्स, सिंपली जनरल फॉर्म अपन इसको ऐसे लिखते हैं। मान लो अपन यहाँ पे y की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। y की वैल्यू मान लो अपन ने ले ली है एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 बटे में 3 प्लस सी आ जाएगा। फिर अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स लिख के प्लस सी, तो क्या मिलेगा अपन को, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 3, और सी का तो 0 होता ही है, तो अपन को वैल्यू क्या मिली एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि अपन किसी वैल्यू या फलन का जब इंटीग्रेशन करेंगे, जो 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 परिणाम अपन को प्राप्त होता है, अगर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो अपन वापस से इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि समाकलन का व्युत्क्रम अपन अवकलन मान सकते हैं और अवकलन का व्युत्क्रम अपन समाकलन मान सकते हैं।